हेलो फ्रेंड्स, हम इंडिया जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया? अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए गए? तो कहाँ नहीं पाए गए? सांची स्तूप में नहीं पाए गए। अशोक के प्रसार के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार की पुष्टि करता है। तो कौन करता है? सांची का स्तूप करता है। इसमें किसने चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का शासन करने के लिए किसने मार्गदर्शन किया था? तो किसने मार्गदर्शन किया था? कौटिल्य देखो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का शासन बनने के लिए कौटिल्य का मार्गदर्शन किया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान पुरोहित था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और राजनीति शास्त्र की एक अग्रणी पुस्तक मानी जाती है। आगे देखिए, डैश की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई थी। तो कौन सी लड़ाई थी? कलिंग की लड़ाई। कौन सी? कलिंग की लड़ाई। डैश की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई कौन सी थी? कलिंग की लड़ाई। आगे देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। और कौटिल्य अर्थशास्त्र के शासन से संबंधित मुद्दों, भ्रष्टाचार, व्यवहार और सिद्धांतों पर चर्चा की थी। अर्थशास्त्र 15 प्रकरण में विभाजित है। आगे देखिए, ग्रीक राजदूत मैक्सथनीस में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? इंडिका। कौन सी लिखी थी? इंडिका। मैक्सथनीस सेल्यूकस निकेटस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजपूत था। मेगास्थनीस लंबे समय तक मौर्य दरबार में निवास करता था। भारत में रहकर उसने कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला चैप्टर है इसमें संगम वंश का। देखिए, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है? तो बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है? वेलेलर। बड़े भू स्वामी को वेलेलर कहा जाता है तथा साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता है। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल वाणभट्ट इसमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? तो किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। वाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन तथा कादम्बरी, इसमें 2 प्रमुख रचनाएं हैं। हर्षचरित्रम में राजा हर्षवर्धन के जीवन का चरित्र है, जबकि कादम्बरी में विश्व का पहला उपन्यास है। आगे देखिए, हर्षवर्धन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का संबंध थानेसर के वर्धन और पुष्यभूति वंश से था। 606 में वे हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बैठाया गया। जब हर्षवर्धन राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी राजधानी थानेसर थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर ली। 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तो जन्म कब हुआ? ये गद्दी पर कब बैठा? 606 में। मृत्यु कब हुई? 647 में। बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन। राजा पुलकेशिन द्वितीय अपने हर्षवर्धन को हराया। कहाँ के डैश राजवंश थे? तो कहाँ के राजवंश थे? चालुक्य। कहाँ के राजवंश थे? चालुक्य। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया, जबकि थानेसर स्थापित राजधानी जीती।
थानेसर स्थापित राजधानी जीत। तो किसको अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। आगे देखिए, हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर आसीन हुआ और अपनी बहन राजश्री के जीवन की रक्षा की। हर्षवर्धन ने शशांक की मृत्यु के बाद कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने 643 में हवेंगसोंग के लिए कन्नौज के भव्य सभा का आयोजन किया। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया, जबकि डैश स्थापित राजधानी है। तो उनकी स्थापित राजधानी कौन सी? थानेसर थी। ये देखिए कितने में आया हुआ है, कितने पेपरों में आया हुआ है। आगे देखिए, वाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में डैश थे। तो क्या थे? आस्थान कवि। आस्थान कवि। आगे देखिए, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि कौन थे? उदयभानु हंस। कौन से? उदयभानु हंस। चंद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा है। तो किसके शिलालेख की भाषा है? कौन सी है? संस्कृत। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा कौन सी? संस्कृत। रघुवंश और कुमार स्तंभ डैश की कृति है। तो किसकी है? कालिदास की कृति है। थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किस विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? तो हूणों को पराजित किया। किसको पराजित किया? हूणों को। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई? तो किसकी उपलब्धि दर्ज की गई? समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये चैप्टर आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। वाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो किसके थे? हर्षवर्धन के। ये देखिए कितने पेपरों में आया हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर्षवर्धन वाला, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, HSC कंडक्टर, HSC PGT और HSC एडिटर हरियाणा पटवारी। देखिए कितने में आया हुआ है। आगे देखिए, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि कौन था? वाण भट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था? वाण भट्ट। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया है? वाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। हवेंगसोंग के शासनकाल में भारत आया। कौन आया था? हर्षवर्धन आया था। चीनी यात्री हवेंगसोंग हर्षवर्धन 606 से 647 के समय भारत आया था। यह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज प्राचीन कान्याकुब्ज 636 में पहुंचा। इसमें अपना यात्रा वृत्तांत सियूकी नामक ग्रंथ में लिखा। यात्रा वृत्तांत किस में लिखा? सियूकी। प्रभाकर वर्धन वंश तथा प्रथम समर्थ शासक था। आगे देखिए, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर आया था। तो क्या आया था? हवेंगसोंग। कौन आया था? हवेंगसोंग। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हवेंगसोंग। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। आगे देखिए, थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी है? तो किसके? हर्षवर्धन के। थानेसर नामक नगर प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के समय की राजधानी। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थापित कर दी थी। तो कब कर दी थी? 7वीं शताब्दी से। ठीक है। इसमें 606 से 647 तक उत्तर भारत का शासन किया था। हर्षवर्धन के थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया। 606 से 647। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था। तो थानेश्वर का शासक था। कहाँ का था? थानेश्वर का शासक था। आगे देखिए, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य डैश के पंजाब पर विचरत स्थापित किया। तो हूणों ने।
गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी शताब्दी के में डैश के पंजाब का वर्चस्व स्थापित किया। तो हुणों ने गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी शताब्दी में हुणों ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो किस पर शासन किया? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। उसकी मृत्यु के बाद कौन बैठे थे? प्रतिहार बैठे थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर कलिंजर और जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास डैश थी। तो क्या थी? थानेश्वर के आसपास क्या थी? कुरुक्षेत्र था। अल-बुरूनी के अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। थानेश्वर के शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसका नाम स्थानेश्वर पड़ा। क्या पड़ा? स्थानेश्वर पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम कल करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।